अगर दुश्मन बाज नहीं आएगा तो घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान पर एक बार फिर माना जा रहा है कि भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उड़ी ब्रिगेड पर हुए हमले के बाद, और उस वक्त उत्तरी कमान के चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा साहब। हुड्डा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। हुड्डा साहब, ये जो कल रात हुआ है, इसे सर्जिकल स्ट्राइक माना जाए, और क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक का पार्ट 2 है? देखिए, टर्मिनोलॉजी आप कुछ भी इस्तेमाल करिए। आई थिंक जो इम्पोर्टेंट बात वो है कि अगर पाकिस्तानी सोल्जर्स या टेररिस्ट उनके इलाके से आकर हमारे एरिया में और टेररिस्ट एक्शंस करते हैं तो इंडियन आर्मी को रिस्पांस देना बिल्कुल ज़रूरी है, और उन्होंने रिस्पांस दिया है। अब इसको किसी तरीके से भी आप बोलिए, सर्जिकल स्ट्राइक 1, 2, 3, लेकिन ये जवाब देना बहुत ज़रूरी था। हमारे one officer and jawans were martyred, so I think the response was necessary at this. आप मानते हैं कि यही जवाब होना चाहिए था जो किया है? हाँ बिल्कुल, बिकॉज और अगर आपको मालूम है कि पाकिस्तान आर्मी इनको सपोर्ट दे रही है तो कुछ पेन, कुछ नुकसान पाकिस्तान आर्मी सोल्जर्स पर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये इस तरह की कार्रवाई फिर होती रहेगी हमारे ऊपर। आपके पास क्या जानकारी है कि भारतीय सेना, आप उस इलाके में रहे हैं लंबे अरसे तक, कितना रावलकोट में अंदर घुसी होगी, कितना मुश्किल टास्क ये रहा होगा? क्योंकि पुंछ का रावलकोट एरिया जिसमें कि पाकिस्तानी आर्मी और रेंजर्स लगातार तैनात रहते हैं, तो आपके पास क्या जानकारी है उस इलाके की? देखिए, मुझे अब मैं रिटायर्ड हूँ तो इतनी कोई खास जानकारी नहीं है। जो मुझे मालूम है कि जिस तरह का बॉर्डर है उधर, और इट्स आई थिंक द मोस्ट हेविली गार्डेड बॉर्डर इन द वर्ल्ड, क्योंकि जिस तरह की डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान आर्मी की भी है, हमारी तरफ या उधर भी, दोनों की तरफ इट्स अ वेरी हेविली गार्डेड बॉर्डर। तो ऐसे इलाके में वट एवर डिस्टेंस अंदर जाना और कुछ एक्शन लेना हमेशा एक बहुत खतरे का काम है, और इसके लिए बहुत ट्रेनिंग और जिस तरह से हमारे सोल्जर्स ने किया है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एक्शन। तो लोकेट करना दुश्मन को ऐसे इलाके में जहां पर बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट रहता है वो तो आसान रहता है, लेकिन वहां जाकर मारना बहुत मुश्किल है। वो है एब्सोल्युटली। तो ये कैसे हुआ होगा, और कैसे इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं कि सबसे जो लोडेड बॉर्डर है उस लोडेड बॉर्डर में घुसना है? वहाँ नहीं, देखो, ये ऑप्शन नहीं है। वी कैन नॉट डिसाइड कि हमारा दुश्मन कैसा है और क्या करेगा। तो हमें अपनी प्लान्स बनानी है कि किस तरह की भी मुश्किल पेश आए, किस तरह की भी कठिनाई हो, ऐसे हालत में अगर हमारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक होता है तो उसके जवाबी कार्रवाई देने की बहुत बहुत बड़ी ज़रूरत है। मेरा अगला सवाल यही है कि प्लानिंग कैसे होती है और किस स्तर पर ये प्लानिंग होती है कि LOC को क्रॉस करके जाकर दुश्मन को मारना है? और दूसरी बात कि जो उन्होंने हमारे जवानों को मारा उसके 2 दिन के भीतर भीतर ये जवाब दिया गया है, तो ये प्लानिंग कैसी होती है हुड्डा साहब? देखिए, प्लानिंग बहुत कंटिजेंसीज़ की पहले से प्लानिंग बनाई जाती है। ये सवाल मेरे से भी लोगों ने पहले पूछा था कि 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कैसे कर दिया। इसकी तैयारी, इसकी प्लानिंग, ट्रेनिंग, सोल्जर्स की ब्रीफिंग, ये पहले से की जाती है, और काफ़ी प्लान्स हैं हमारे पास कि अगर किस इलाके में एक्शन होगा और अगर उधर ही रिस्पॉन्ड करना है तो किस तरह से किया जाएगा, अगर कोई दूसरे इलाके में रिस्पॉन्ड करना है तो कैसे किया जाएगा। सो प्लानिंग, प्रिपरेशन, ट्रेनिंग हैज़ ऑलरेडी बीन डन इन एडवांस। ये दिल्ली में होती है प्लानिंग सारी, और जो उत्तरी कमान होती है वो उसका पार्ट बनती है, या दिल्ली पूरा अधिकार उत्तरी कमान को दे देता है? सी, आई थिंक फ्रॉम दिल्ली साइड देयर इज़ कोई ऐसा इंटरफेरेंस नहीं है कि किस तरह की एक्शन करनी है और क्या करना है। प्लानिंग इज़ ऑल डन एट नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर, एंड देन दे गिव द ऑर्डर्स कि किस तरह से एक्शन की जाती है, एंड देयर इज़ फुल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट सही भी नहीं है कि अगर दिल्ली से आप छोटी छोटी चीज़ों को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करें, वो हो नहीं सकता, बिकॉज ग्राउंड पे किस तरह की एक्शन ली जाए, हु अंडरस्टैंड्स ग्राउंड बेटर, किसको मालूम है किसको जाना है अंदर। सो मोस्ट ऑफ दिस प्लानिंग ऑन एक्शन इज डन इट। तो जो आपके टाइम में इतना बड़ा जो उड़ी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो हम ये मान लें कि उसका अंतिम निर्णय आप ही ने लिया था, या वो दिल्ली को कॉन्फिडेंस में लिया गया? नहीं, देखिए, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इट वाज
काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था, स्केल स्कोप काफ़ी बड़ा था, तो प्लानिंग पूरी कमांड हेडक्वार्टर में ही हुई थी, लेकिन उसका अप्रूवल और फाइनल गो अहेड कि हाँ करना है, दैट केम फ्रॉम दिल्ली। सिचुएशन भी थोड़ी अलग थी। आपको मालूम है कि उसके बाद एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लेम किया था कि हमने ये किया है। सो ऑब्वियसली एट दैट लेवल इट वाज प्लान्ड कि अप्रूवल भी उधर ही से आया। सबसे बड़ी मुश्किल में उस सर्जिकल स्ट्राइक में आपका सबसे बड़ा उस वक्त का डर क्या था? क्योंकि वो बहुत मुद्दत बाद बहुत बड़ा ऑपरेशन था, तो उस वक्त एज ए जर्नल आपको सबसे ज़्यादा ऐसी किस चीज़ का डर था कि ये नहीं होना चाहिए? देखिए, डर तो नहीं था लेकिन फ़िक्र थी, और सबसे बड़ी फ़िक्र थी अपने सोल्जर्स के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग अलग अलग इलाकों में काफ़ी अंदर जा रहे हैं, एक्शन करके फिर वापस आएंगे, कि सब सेफली आ जाएं, ये सबसे बड़ी फ़िक्र थी। जब जवान ऑपरेशन पूरा करके आए तो जनरल हुड्डा पहली बार उनसे कैसे मिले थे और क्या कहा था? देखिए, मैं सबसे तो नहीं मिला, क्योंकि अलग अलग एरिया में ऑपरेशन हुआ था और लोग आए थे, लेकिन अगले दिन जितने भी ऑफिसर्स जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लिया था, उनको हेलीकॉप्टर से उधमपुर लाया गया था, और शाम को मैं मिला घर में बैठे, और एक छोटा सा बार है मेरा, वहाँ हमने काफ़ी आई विल से वी एक्सचेंज नोट्स एंड वी स्पोक, एंड इट वाज गुड टाइम, इट वाज अ गुड फीलिंग आल्सो कि एवरीबडी इज़ कम बैक सेफ। जनरल साहब, पहली बार मुझे ये पूछने का मौका लगा है, जिन्होंने खुद वो इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया था, कि पाकिस्तान के कितने लोग मारे गए थे? क्या इंडियन आर्मी के पास उसका कोई एग्जैक्ट या रफ एस्टिमेट है? देखिए, एग्जैक्ट एस्टिमेट तो नहीं है, क्योंकि एक बार आप दुश्मन के इलाके में चले जाते हैं और वहाँ एक्शन करते हैं, देन वहाँ से सही सलामत निकलना भी बहुत ज़रूरी है। उस टाइम फायरिंग हो रहा है, टेररिस्ट कैंप पर अटैक हुआ है, पाकिस्तानी पोस्ट्स भी साइड में थे, वो भी फायरिंग कर रहे थे, तो हमारा कोई ऐसे एग्जैक्ट किसी ने काउंट किया कि कितनी कैजुअल्टी हुई वो नहीं है, बट अंदाज़ा रफ एस्टिमेट पीपल से एनीथिंग बिटवीन 80 to 100। 80 to 100 वो सारे टेररिस्ट कैंप से जिनको डिस्ट्रॉय किया गया। चलिए, बड़ी कामयाबी है हमारी सेना की। एक हुड्डा साहब, जो ये सर्जिकल स्ट्राइक होता है, इसके लिए जवान अलग से टुकड़ियां तैयार होती हैं, वहीं पर रहती हैं जो बॉर्डर में ऑल हमारे ट्रूप्स तैनात हैं, या ये स्पेशल ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वहाँ के लिए, ये पीछे जो सेफ जोन होता है उसमें होते हैं? ये कैसे होता है सर? सी आमतौर में जो सर्जिकल स्ट्राइक्स और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस हैं, ये हमारी जो स्पेशल फोर्सेस की यूनिट्स हैं, उनका टास्क है। तो स्पेशल फोर्सेस की यूनिट्स, एक बार उनको टास्क मिल जाता है, वो इलाके को देखते हैं, उसके बाद किस तरह का टारगेट है, किस तरह का कैंप है, उसके लिए अलग से प्लानिंग करते हैं। उसके बाद दे गो एंड स्पेंड सम टाइम इन दैट एरिया टू सी कि क्या क्या किस तरह से हरकत है, क्या है, किस रूट से जाएंगे, कौन सा वक्त ठीक रहेगा जाने के लिए, क्या रूट होगा। दिस इज जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स की है। तो आपस में ये कोऑर्डिनेशन रहता है या लास्ट मोमेंट पे ही कोऑर्डिनेट करते हैं, हफ्ता पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले? नहीं, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, प्लानिंग, प्रिपरेशन, ट्रेनिंग, इसमें समय लगता है, तो ये कार्रवाई पहले से हो जाती है, क्योंकि इन चीज़ों को कुछ सीक्रेट रखना भी ज़रूरी है, तो इसीलिए सबको एकदम से ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि इस तरह से कार्रवाई हो गई है। नॉर्मली जब सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हमारे जवान LOC क्रॉस करके उधर जाते हैं, तो उनकी जान को भी सबसे ज़्यादा खतरा होता है, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, उससे कैसे बचना है, इसके लिए क्या प्लानिंग होती है? देखिए, हर चीज़ की कंटिजेंसी प्लानिंग की जाती है, किस रूट से जाना है, अगर इस रूट में आपको कुछ प्रॉब्लम आई तो ऑल्टरनेट रूट्स क्या होंगे, वापस आने का रास्ता अलग से चुना जाता है, अगर कैजुअल्टीज़ हो गई तो उनको किस तरह से लेके आना है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो लाइक रेस्क्यू ऑपरेशन, एंड इफ़ यू हैव टू सेंड मोर पीपल इनसाइड टू ब्रिंग देम, दैट इज़ आल्सो। एक ये भी डर रहता होगा कि कहीं वॉर लाइक सिचुएशन ना हो जाए। अगर मान लीजिए कि उधर से भी आर्मी ने रिस्पॉन्ड कर दिया और इधर से भी, तो उसके लिए बैकअप प्लान क्या होगा? तो ये मेरे ख्याल सबसे बड़ी चिंता होती होगी। हाँ, सो दैट प्लान इज़ आल्सो मेड, जहाँ से ये लोग जाते हैं, इफ़ देयर इज़ अ क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन, वहाँ के पूरे जो यूनिट्स, ट्रुप्स जो बॉर्डर पर डिप्लॉयड हैं,
उनको तैनात कर दिया जाता है कि और प्लानिंग की इफ़ देयर इज़ अ रिस्पॉन्स देन हाउ विल यू एक्ट। सो इतना सिंपल नहीं है, इट्स अ फेयरली कॉम्प्लिकेटेड प्लानिंग प्रोसेस। 2015 के ऑपरेशन के मुकाबले जो कल रात वाला ऑपरेशन है वो काफ़ी छोटा रहा होगा आपके हिसाब से, कि कितनी बड़ी टीम इसके लिए सिलेक्ट की गई होगी, और थोड़ा दुश्मन 3 लोग अभी तक जो सूचना सामने आई है कि 3 लोगों को मारा गया वहाँ पे, आर्मी के 3 लोगों को, तो आपके हिसाब से इस टास्क के लिए कितनी बड़ी टीम चुनी होगी? देखिए टीम तो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बिकॉज यू हैव टू गो इन, आई डोंट नो द नंबर्स कि कितने लोग गए होंगे, बट नॉर्मली दीज आर स्मॉल टीम्स, बिकॉज चुपचाप जाना होता है, एक्शन करनी होती है और फिर क्वाइटली वापस आना होता है। सो इट्स नॉट अ वेरी लार्ज टीम। हाँ बैकअप ज़रूर होता है कि अगर कुछ हो गया एंड देन वी नीड टू सेंड इन अ लार्जर फोर्स, देन दैट प्लान इज़ ऑल्सो मेड। अगर कुलभूषण जाधव की माताजी और उनकी पत्नी को देखें तो कल वो दिन में पाकिस्तान में थी और रात को स्ट्राइक किया गया, तो क्या जब स्ट्राइक करना होता है तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं कि हमारे लोग वहाँ पर गए हुए हैं, उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, या ये होता है कि हमें एलओसी पे क्या करना है बस? नहीं देखो, सब चीज़ ध्यान में रखते हैं, बट द मेन थिंग इज़ कि व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द एलओसी एंड द फैक्ट दैट रिस्पॉन्स मस्ट बी स्विफ्ट एंड क्विक। कुछ हो गया और फिर आप बोलें कि हम 1 महीने के बाद रिस्पॉन्ड करेंगे, तो उसका फिर वो इम्पैक्ट भी नहीं होता है। सो मोस्ट प्लानिंग एंड मोस्ट कब जाना है, किस तरह से जाना है, बेस्ड ऑन द एलओसी सिचुएशन ओनली। पिछले साल की जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसमें आपका अहम योगदान रहा, तो ये जो मौजूदा आज की ताज़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुई है लास्ट नाइट, वो आपको क्या लगता है कि कितनी अलग होगी? देखिए अलग, every action is different and based on what is that, आपको किस तरह से रिएक्ट करना है to a particular situation. For example, how many casualties you think you want to cause, आपकी कितनी casualties हुई हैं, do you want to keep it localized to an area, do you want to थोड़ा और spread out करना है. So all this planning goes on. I'm sure the army commander ने planning की होगी and every situation is different. आपको लगता है कि बॉर्डर पर सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा कोई चारा नहीं रह गया? जिस तरह से सीज फायर का वायलेशन लगातार हो रहा है, बिन नागा हो रहा है, कोई दिन नहीं गुजरता, तो इसको क्या एक ही तरीका है कि बार बार स्ट्राइक, बार बार सर्जिकल स्ट्राइक? देखिए मैं ये नहीं बोलता कि एक ही तरीका है, बट ये एक अच्छा ऑप्शन है। लोग पूछते हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, मतलब उसकी सैंक्टिटी होनी चाहिए, बट सैंक्टिटी है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट आ रहे हैं, सीज फायर वायलेशन हो रहा है. So I think we also have to respond in exactly the same way, that if something happens on your side and if the line of control is required to be crossed, then it should be crossed, it will be crossed, and we will hit you wherever we think it's appropriate. जब से भारत में मोदी सरकार आई है तब से हमारा बॉर्डर और श्रीनगर बहुत डिस्टर्ब हुआ है. आप उसी इलाके में थे लंबे टाइम तक, तो आपको लगता है कि केंद्र में जो हमारी राजनीतिक माहौल बदलता है, पाकिस्तान उसको देखते हुए शरारत करता है? देखिए हो सकता है, यू कांट से दैट पॉलिटिकल इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन और एक्सटर्नल सिचुएशन को बिल्कुल ही डाइवोर्स करके देख लें और जी एक का इम्पैक्ट दूसरे पर नहीं होता. Certainly, so if there is a stronger response from the Indian side, you will see the attempt to disturb also from Pakistan side increasing. So I don't think both can be divorced. इतना इंटीमेट लिंकेज भी नहीं है कि मतलब इंटरनल सिचुएशन ये हो रही है तो ऑटोमेटिकली द एक्सटर्नल सिचुएशन विल बी लाइक दैट, बट डेफिनेटली देयर इज अ लिंकेज. जब सर हमें सर्जिकल स्ट्राइक करने जाते हैं बॉर्डर पर, तो जो वहाँ पे मान लीजिए कि हमें एयर ड्रॉपिंग करनी है अपने जवानों की, तो ये डिस्टेंस कितना रखा जाता है एलओसी से, ताकि दुश्मन को इस बात का पता ही ना चले कि होने क्या वाला है? और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि पाकिस्तान चाहे बैट ले लीजिए, चाहे आईएसआई ले लीजिए, माना जाता है कि इनका खुफिया तंत्र, ह्यूमन नेटवर्क बहुत तगड़ा है. भारत कैसे इसको मात दे देता है और कैसे 2 बार ये काम कर दिया गया 2 साल के अंदर अंदर? देखिए ये सही है कि उनका जो इंटेलिजेंस और ह्यूमन नेटवर्क अलोंग द बॉर्डर
काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ डिटेल्ड प्लानिंग यू डू, कितना सीक्रेट आप उसको अपनी प्लान्स को रख सकते हैं, किस तरह से तैयारी और प्रिपरेशन होती है। इट इज़ पॉसिबल टू डू। आर स्पेशल फोर्सेस जो हमारी यूनिट्स हैं बहुत वेरी मोटिवेटेड, बहुत वेल ट्रेंड हैं। सो आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी नेटवर्क और देयर कैपेबिलिटी दैट वी कांट डू इट, हम कर सकते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है उसके बाद बॉर्डर पर कुछ टाइम तक पाकिस्तान बैकफुट पर रहता है। हमने देखा पहले वाले में भी कि इट अफेक्ट्स मोराल के ऊपर फ़र्क पड़ता है। हम उनके कुछ रेडियो इंटरसेप्ट्स वगैरह सुनते हैं, तो उनसे हमें पता चला कि काफ़ी घबराहट सी हो जाती है कि अभी देखो यहाँ पर आ जाएंगे, वहाँ पर आ जाएंगे, सब थोड़ा तैनात रहो, तो इम्पैक्ट तो काफ़ी पड़ता है। कोई ऐसा इंटरसेप्ट जो देशवासियों को सुनकर मजा आ जाए, आपने 2015 के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सुना हो? 2016 के नहीं, जैसे मैंने बताया इंटरसेप्ट यही थे कि तैनात रहिए, इंडियन आर्मी आके कुछ भी कर सकती है। सोल्जर्स की छुट्टियां उनकी कैंसिल कर दी गई थी, पोस्ट्स पर उनकी नफरी बढ़ा दी गई थी। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम आल्सो इन द पाकिस्तान आर्मी। वी डिड गेट इंटरसेप्ट्स ऑफ पीपल कंप्लेनिंग कि ऑल आवर लीव हैज़ गॉट स्टॉप्ड और हमें घर नहीं जाने दिया जा रहा और इस तरह से। सो व्हेन यू डू एक्शंस लाइक दिस, डेफिनेटली देयर इज़ एन इम्पैक्ट। और हमारी तरफ से भारतीय फौज का मनोबल उतना ही बढ़ता होगा। एब्सोल्युटली, बिकॉज उरी के बाद हमारे सोल्जर्स सवाल पूछ रहे थे हमसे कि हमारी इतनी कैजुअलिटीज़ हो गई, आप लोग क्या करोगे? आप सीनियर ऑफिसर्स बैठे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? एंड आफ्टर द सर्जिकल स्ट्राइक वी कुड सी इमीडिएटली, जैसे बोलते हैं मनोबल बढ़ता है, और कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया from officers and soldiers ki we are very happy that you've done this. So I think it's required to raise our own morale also. हुड्डा साहब, कोई भी सेना का जवान या अफसर होता है, जब उसे अपने देश के लिए वॉर करने का मौका नहीं मिलता है तो उसको लगता है शायद मेरी नौकरी में, मेरी प्रेरणा में, मेरी देशभक्ति में कोई कमी रह गई। आपको मौका मिला, और वो भी एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में। आप उस सर्जिकल स्ट्राइक को किस तरह से लेते हैं अपने करियर में? देखिए, एज अ हाई पॉइंट ऑफ माय करियर, आई वाज अबाउट टू रिटायर। 1-1.5 महीना बचा था मेरे रिटायरमेंट का, और क्योंकि सक्सेसफुली हो गया और बहुत अच्छी तरह से, एंड आई वोंट टेक क्रेडिट, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू सोल्जर्स हु वेंट अक्रॉस एक्चुअली एंड डिड इट। सो आई थिंक आई टेक इट एज अ हाई पॉइंट इन माय करियर। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि वॉर करने का मौका नहीं मिलता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोल्जर्स हु आर ऑन द बॉर्डर, फॉर देम इट इज़ अ डेली वॉर। सो इफ़ यू आर, बहुत सारे जो नहीं उस सिचुएशन में होते हैं, लेकिन हर फौजी लड़ना चाहता है देश के लिए। नहीं, बट अ लार्ज मोस्ट ऑफ द आर्मी गोज थ्रू दैट। आई मीन, देखिए आप, अगर किसी पोस्ट के ऊपर लगातार फायरिंग आ रही है और आर्टिलरी और मोटर शेलिंग चल रहा है, उसके लिए तो इट इज़ लाइक वॉर। फॉर अस सिटिंग हियर वी माइट जस्ट से सीज़फायर वायलेशन हो गया कि भाई आज इतने पाकिस्तान ने किया, बट द पर्सन हु इज़ इन दैट पोस्ट, जिसके ऊपर गोले पड़ रहे हैं, फॉर हिम इट इज़ अ वॉर लाइक सिचुएशन। यू टेक अ जवान इन कारगिल, -30 -40 डिग्रीज में 6 months ड्यूरिंग विंटर्स ही इज़ एट हिज पोस्ट। फॉर हिम इट इज़ अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। सो आई थिंक the difficulties that these soldiers are facing, सर्जिकल स्ट्राइक हो या ना हो, या फायरिंग हो, या इस तरह के लिए रोज का सर्जिकल स्ट्राइक, yes, for them it is and the bravery and courage and character they show is amazing. सर, ये मौसम के हिसाब से, जैसे आजकल विंटर्स चल रही हैं, हर तरफ वहाँ बर्फ़ गिरी होती है, तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए चुनौती और बढ़ जाती होगी? हाँ, बढ़ जाती है, बिकॉज इन विंटर्स इट इज़ डिफ़िकल्ट जब बर्फ़ पड़ जाए, बिकॉज इट इज़ वाइट एवरीवेयर, विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है, यू आर एबल टू सी फॉर माइल्स एक्चुअली एट नाइट। तो हाँ, सो ऑल दिस हैज़ टू बी ऑल्सो टेकन। रावलकोट का इलाका भी उसी तरह का है? हाँ, अभी तो नहीं पड़ी होगी उधर बर्फ़, बिकॉज जम्मू रीजन में अभी थोड़ा लेट आती है बर्फ़।
तो रावलकोट का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, अगर हम ये मान के आई टोल्ड यू द बिगेस्ट चैलेंज इज द काइंड ऑफ डिप्लॉयमेंट, जिस तरह से हैवी डिप्लॉयमेंट है। हमने भी सेंसर लगा रखे हैं और पाकिस्तान ने भी सेंसर लगा रखे हैं, तो इस ऐसे सिचुएशन में टू क्रॉस द बॉर्डर, go inside, do an action and safely come back, I think you have to give huge credit to the people who've done it. बहुत बहुत शुक्रिया। DS हुड्डा साहब बता रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक कितना मुश्किल है, और ख़ासकर हुड्डा साहब को एक क्रेडिट जाता है, हम ये क्रेडिट इनको देते हैं कि जो 2016 का सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, उस वक्त उत्तरी कमान के चीफ मिस्टर हुड्डा थे और इन्होंने ही सारे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। लेकिन अगर पाकिस्तान भारतीय सेना पर बार बार हमले करेगा तो उसको बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। कैमरामैन गुंजीत के साथ जगविंदर पटियाल, ABP न्यूज़, पंचकुला।